हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने अकाउंटिंग में, एंड दैट इज योर रॉयल्टी अकाउंट। आज मैं आपको बता दूं, रॉयल्टी अकाउंट की केवल और केवल मैं थ्योरी डिस्कस करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चन टुडेज सेशन। विल ट्राई टू कंप्लीट आवर थ्योरी पोर्शन, और बहुत ही कम समय, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा, हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये रॉयल्टी है क्या? हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे थे, नेम ऑफ द चैप्टर इज रॉयल्टी अकाउंट। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि व्हाट इज रॉयल्टी। आई हैव अ पावर। मान लीजिए मैंने कोई बुक राइट की है, मान लीजिए मैंने कोई एक बुक लिखी है। आई एम एन ऑथर। आर्थर नहीं, मैं एक ऑथर हूं, लेखक हूं। तो मैंने एक बुक लिखी है, और जाहिर सी बात है वो बुक मुझसे रिलेट करती है। मेरे पास पावर है, मैं उस बुक को किसको पब्लिश करने को दूं। आई एम नॉट अ पब्लिशर, आई एम ऑथर। तो अगर मैं ऑथर हूं तो जाहिर सी बात है वो राइट मेरे पास रहना चाहिए बुक का। आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज आती हैं, मूवीज की स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, राइटर्स होते हैं उनके, वो मूवीज लिखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उसने किसी को दिखाया, प्रोड्यूसर को, देखो ये मैंने मूवी लिखी है, इस पर मूवी बनाओ ना। प्रोड्यूसर कहेगा बेटा जाओ, कल आना, मैं इसको पढ़ लेता हूं। अगले दिन वो गया, उसने कहा नहीं चाहिए तेरी मूवी, ले जाइए, शोले में क्या लिखा है तूने, अच्छा चलेगी वलेगी नहीं, वो चला गया। और इधर से मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, शोले दिल और दिमाग पे ना ले लें। अच्छा, कितने आदमी थे, तो वो एक ही आया था बेचारा, वो अपने स्क्रिप्ट राइटिंग जो थी वो लेकर के चला गया, उसको लगा फ्लॉप है, नहीं मान रहा, दूसरे प्रोड्यूसर को दिखाएंगे। इधर प्रोड्यूसर ने उसकी फोटो कॉपी करा ली और अगले दिन से उस मूवी पर काम करना स्टार्ट कर दिया। मूवी रिलीज हो गई, हाय तौबा मच गई, दोनों में बवाल हुआ। क्या होगा? ऐसे केसेस में एक पावर होता है ऑथर को, राइटर को। या मैंने एक पेन बनाई, ऐसी पेन बनाई जिसमें इंक की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हवा से चलेगी, बस खोलो चलाओ, खोलो घोलो मत, चलाओ, सीधे खोलो और चलाओ, कभी इंक की जरूरत ही नहीं है, चलाओ सालों साल। तो वहां पर अगर मैं इस तरह का कुछ ऐसा कुछ इन्वेंशन करता हूं तो वो राइट मेरे पास होना चाहिए। मैंने एक बनाया कि भाई पानी से अब गाड़ियां चलेंगी, फ्यूल की जरूरत नहीं होगी, वो मेरे पास फॉर्मूला है, मेरे पास वो राइट होना चाहिए अब कि मैं उसको जिसको सेल करना चाहूं राइट देना चाहूं। आई एम नॉट गोइंग टू सेल द पर्टिकुलर थिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ट्रांसफर द यूज ऑफ राइट फ्रॉम वन पर्सन और मोर देन वन पर्सन। तो उस केस में हमारी प्रोटेक्शन कौन करेगा? तो वहां पर आता है पेटेंट, वहां पर आता है कॉपीराइट, वहां पर आता है ट्रेडमार्क, वहां पर आता है टेक्निकल नो हाउ। मींस ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये हमारे पास एक पावर्स हैं, यहां पर हम अपने प्रोडक्ट को, जहां पर हम अपने फॉर्मूले को, जहां पर हम अपने एक पर्टिकुलर आइटम को, जैसे जमीन को क्या करवा सकते हैं, कॉपीराइट करवा सकते हैं, ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, पेटेंट करवा सकते हैं, और उसका राइट, अब वो राइट मेरे पास हो गया। अगर मैंने वो फॉर्मूला वहां रजिस्टर करवा लिया, गवर्नमेंट ऑफिस है, पेटेंट की, ट्रेडमार्क की, कॉपीराइट की, जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल राइट्स। तो कॉपीराइट्स वगैरह में इंटेलेक्चुअल राइट्स की कैटेगरी में आता है। तो वहां पर हम लोग जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो वहां पर हम जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाते हैं, वहां पर अपने फॉर्मूले को रजिस्टर करवाते हैं, वहां पर अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग को रजिस्टर करवाते हैं, ताकि उसका कोई दूसरा यूज ना कर सके। वो अब होल सोल मेरा है, अगर उसमें से कोई चुराएगा, कोई गलत यूज करेगा, तो उसके खिलाफ हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो अब अगर कोई स्क्रिप्ट राइटर मेरे पास आता है, प्रोड्यूसर के पास मेरे पास आता है, सर हमको ये शोले पिक्चर चलानी है, इसको देखिए पढ़िए और इसकी स्टोरी बनाइए, मीन्स मूवी बनाइए। मैंने कहा ठीक है जा, मैंने उसका फोटोकॉपी कराया, मूवी बना दी। अब मूवी रिलीज तो हो जाएगी बेटा, कंपनसेशन इतना ज्यादा लगेगा, मूवी को स्टॉप करना पड़ेगा, उल्टा कंपनसेशन, अगर वो प्रूफ कर देता है सामने वाला कि वो स्क्रिप्ट राइटिंग आपकी अपनी नहीं थी, आपने किसी दूसरे से चुराई थी। चुरा लिया जो तुम, गाना है, तुमने जो दिल को चुरा लिया, तुमने जो स्क्रिप्ट को, तो वहां पर लीगल एक्शंस होंगे। क्लियर है? ये जो बदलानी क्लासेस है वो रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड है, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। अब कोई दूसरा बंदा उसका यूज नहीं कर सकता, अब नहीं कर सकता, करेगा तो उसके ऊपर 20 लाख की पेनाल्टी या फिर जेल। तो कहने का मतलब ये पावर दिया गया है। तो ये रॉयल्टी उसी से रिलेट है, ये रॉयल्टी उसी से रिलेट है। अब कोल माइंस है, मेरे पास कोल माइंस है, अब मैं नहीं चाहता वो कोल माइंस में अपनी जमीन में जो मेरी कोल माइंस है मैं यूज करूं, मैं चाहता हूं उसका यूज कोई दूसरा करे। तो मैं
किसी को वो पट्टे पर दे दूंगा, लीज पर दे दूंगा, रेंट पर दे दूंगा, और मैं कहूंगा कि इसमें से कोयला निकालो। मैंने अपनी बुक लिखी, मैंने किसी को दे दिया, पब्लिशर को, मैंने कहा बुक छापो। अब वो छाप कर बेच रहा है, मुझे क्या मिलेगा? वो नोट छाप रहा है, बुक भी छाप रहा है, नोट भी छाप रहा है, मुझे क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू नहीं, उधर से वो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न देगा, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 10%, 20%, 30% ऑन ईच एंड एवरी सेलिंग ऑफ द बुक। अब बात समझ में आई? तो कहने का मतलब उस पर हम मैंने अपनी कोल माइन किसी को दे दी, मैंने कहा इसमें से जितना भी आउटपुट निकालोगे उसका कुछ रॉयल्टी हमको दोगे, हर टन का 10 रुपए, हर टन का 100 रुपए, हर टन का 500 रुपए। मैंने एक फाइनल कर दिया, रेट फाइनल हो गया। अब जितना आउटपुट निकलेगा, कोयला निकलेगा, जितने टन निकलेगा उतनी रॉयल्टी मेरे पास आएगी। अब बात समझ में आई? मैं लेजर हूं, मैं पट्टा देने वाला हूं, और जो यूज करेगा वो, अब रॉयल्टी इसके लिए एक्सपेंसेस है और रॉयल्टी इसके लिए इनकम है। दोनों में फर्क समझ में आया? क्लियर है? तो अब ये लोग करेंगे क्या? ये कहेगा कि ये जमीन तुम ले लो 5 साल के लिए, और जितना टन निकालोगे हर टन का हमको 10 रुपए देते जाना। इसने पहले साल 0 टन निकाला, अब ये इसको कहेगा मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया। अब ये बेचारा दुखियारा जाए तो जाए कहां? इसने तो सोचा था जैसे ही हम इसको लीज पर देंगे अगले दिन से वो काम करना स्टार्ट करेगा। अब 10 साल तक ये काम नहीं करेगा, तो 10 साल तक ये हाथ पे हाथ धर करके बैठेगा? नहीं। ये कहता है शुरू में ही कि भाई तू काम कर ना कर, मुझे तो 10,000 पर एनम चाहिए ही चाहिए, ये मेरा मिनिमम रेंट है, मुझे तो हर टन का 10 रुपए चाहिए, ये लीज रेंट है, यानी रॉयल्टी आप कह सकते हैं। ये रॉयल्टी मुझे 10 रुपए पर टन चाहिए, लेकिन बेटा हमें कम से कम 10,000 रुपए पर एनम तो चाहिए चाहिए, यानी इसके लिए मजबूरी है कि कम से कम 10,000 तक पहुंचने के लिए 1,000 टन हर साल काम करे। 1,000 टन का ये आउटपुट देगा तो 10 रुपए के हिसाब से 10,000 इसका सेट होगा। अगर ये 1,000 टन से कम काम करेगा तो हर टन का इसको 10 रुपए अपनी जेब से इसको देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? मैं फिर बोलता हूं भाई, अगर ये कुछ नहीं सेट करता मिनिमम रेंट, तो इसके पास पावर है, काम करो ना करो, जितना काम करेंगे 10 रुपए। अब इसने काम ही नहीं किया 10 साल तक, इसको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे? तो इसने एक शर्त लगा दी। नॉर्मल इन दोनों के बीच में जब एग्रीमेंट होता है तो उसमें एक शर्त लगा दी जाती है, कंडीशन ऐड कर दी जाती है कि एटलीस्ट, यानी मिनिमम रेंट शुड बी ₹10,000 per annum, 50,000 per annum, 1 lakh per annum, 10 lakhs per annum, whatever the case is, वो मिनिमम रेंट सेट कर दिया जाता है। तो अब ये काम करे या ना करे, इसको तो 10,000 पर एनम देना ही देना है, यानी ना करने पर भी 10,000 पर एनम देना है, और 1,000 टन से कम काम करेगा तो भी इसको 10,000 पर एनम देना ही देना है। अगर ये 1,010 टन काम करेगा तो सीधे सीधे 10,100 रुपए जाएंगे, क्योंकि 10 रुपए के हिसाब से जाना है, और 10,000 से अधिक है तो 10,000 से अधिक वाला पैसा ही लेगा। हाँ या ना? तो कहने का मतलब ये मिनिमम रेंट फिक्स हो जाता है कि कम से कम सामने वाले से तो हम इतना लेंगे ही लेंगे, लेंगे ही लेंगे। चलिए, लेकिन ये कहता है सामने वाले को, भाई मान लो मेरे पास किसी साल मैंने काम किया 500 टन, और ईयर 1 में मैंने काम किया 500 टन, तो मुझे आपको रॉयल्टी देनी चाहिए कितनी? 10 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए। लेकिन आपने मेरे ऊपर एक बर्डन लगा रखा है मिनिमम रेंट का कि वो आप 10,000 लोगे ही लोगे, यानी जबकि मैंने काम 5,000 रुपए के बराबर किया है, आप हमसे 5,000 रुपए के बराबर लो, लेकिन आप तो जिद पकड़ कर बैठे हो शुरू से कि नहीं 10,000 से नीचे तो मैं बात ही नहीं करूंगा। तो लो ये 10,000, ये दिया मुंह पे मारा, और इसके मुंह पे लगा 10,000 रुपए का नोट। अच्छा, ये बताओ, इसने काम कम किया था तभी तो इसको ज्यादा देना पड़ा, ये तो इसकी गलती है काम करने वाले की। अब रीजन कोई भी रहा हो, तो शॉर्ट वर्किंग हो गई। ओ एक नया वर्ड आ गया, शॉर्ट वर्क हो गया। शॉर्ट वर्क कितने का हुआ? अरे भाई मैंने 5,000 रुपए अपनी जेब से दे दिया, यही तो कहेगा ये।
देने वाला यही तो कहेगा, देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के देता है, ऐसा नहीं है। देने वाला यही कहेगा हमने काम कम किया इसीलिए मुझे 5,000 रुपए ज्यादा देने पड़े। तो ये बात समझना। अब 5,000 रुपए ज्यादा देने पड़े तो सामने वाला कहता है भाई आइंदा से इन फ्यूचर हो सकता है मैं ज्यादा काम करूं, हो सकता है फ्यूचर में मैं ज्यादा काम करूं। यहां पर 700 टन काम हुआ, यहां 1200 टन, यहां ज्यादा कर देते हैं, 1200 नहीं करते, 1100 टन काम कर देते। कितना? ईयर 2 में, ईयर 3, ईयर 4 में आप 1300 टन कर लो। अब इस पर सॉल्यूशन बता दो। ढंग से सुनेंगे, सारी चीजें इसमें होती चली जाएंगी, थ्योरी भी अपने आप कवर होती जाएगी। एक नया वर्ड आपको मिला, मिनिमम रेंट क्या होता है? फिक्स किया जाता है ताकि कम से कम इतना सामने वाला दे ही दे, लेजर को उतना नुकसान ना हो, सामने वाले के ऊपर एक ऑब्लिगेशन करे, लगे कि मुझे काम करना है, मुझे पैसा देना है। लेकिन अगर वो कम काम करता है, नहीं करता है, तो भी मिनिमम रेंट जाएगा ही जाएगा। काम करेगा तो उसका रॉयल्टी इतना बनेगा, तो इतना बना, लेकिन मिनिमम तो इतना देना ही देना है। तो 5,000 अपनी जेब से दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने शॉर्ट वर्क किया था, जिसको हम कहेंगे शॉर्ट वर्किंग। ओके, अब 700 टन पर 7,000 देना था अगले साल, लेकिन फिक्स तो 10,000 हुआ है। तो देखो ना, लैंडलॉर्ड को देना कितना पड़ जाएगा? 3,000 ज्यादा देना पड़ जाएगा। शॉर्ट वर्किंग इस साल भी हो गया, यानी पिछले साल का शॉर्ट वर्किंग और इस साल का 3,000 का शॉर्ट वर्किंग। लेसी के ऊपर तो एक बर्डन आ गया। 8,000 रुपए अपनी जेब से दे चुका है, वो काम भी नहीं किया उतना, और 8,000 रुपए ज्यादा दे चुका है। 4th ईयर में उसके ऊपर 11,000 रुपए की रॉयल्टी बनी, जबकि मिनिमम रेंट 10,000 का होता है। तो सर अब कितना देना पड़ेगा? अब तो आप कहेंगे 1,000 एक्सेस वर्क हो गया। अच्छी बात है, एक्सेस वर्क हो गया तो अब ये खुश हो जाएगा, चलो मैंने उतना काम किया, अपनी जेब से नहीं देना पड़ा, जितना काम किया उतना मैं पेमेंट दे रहा हूं। लेकिन यहां पर लेसी लेसर के ऊपर एक थोड़ा बर्डन डालता है, कहता है भाई देख, जब मेरा कम काम हुआ था तो तूने मुझसे मिनिमम रेंट लिया था, लेकिन अब जब ज्यादा काम हो रहा है तो मैंने तुम्हें जो अपनी जेब से पैसा दिया है वो कम से कम मुझे दे दो, मुझे उसको रिक्यूपमेंट का राइट दे दो, रिक्यूपमेंट का राइट दे दो, रिकवरी का राइट दे दो। जो मैंने तुम्हें 8,000 दिया है एटलीस्ट उसको मैं रिकवर तो कर सकूं। वो मेरी गलती नहीं थी भाई। काम जब शुरू होता है तो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है। ऐसा नहीं है कि पहले साल में ही काम 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, वो हर कोई जानता है। शुरू में जब काम होता है तो लेबर को कलेक्ट करना, बेसिक वर्क करना, तो उसमें काम होता है। तो देखो ना, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो मुझे एक पावर दो। कौन सा पावर दो? उस शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करने का पावर दे दो। सामने वाले ने कहा लेजर ने, ठीक है ले लो, 4 साल के अंदर रिक्यूप कर लेना। कितने साल के अंदर? 2 मिनट के लिए मान लेते 4 साल। अब किस तरह के 4 साल? जब क्वेश्चन पढ़ेंगे हर क्वेश्चन को आने वाले समय में, तो उस समय हर किसी के में बताता चला जाऊंगा, और उस समय में रिक्रूटमेंट के क्वेश्चन के बार बार मैं बोलूंगा बेटा इस चीज पर ध्यान दो। रिक्रूटमेंट के बारे में देखो इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, रिक्रूटमेंट के पीरियड पर ध्यान दो, क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप उसको गलत तरीके से पढ़े, तो हर क्वेश्चन में मैं ये चीज बताऊंगा आपको, उसके लिए टेंशन नहीं। यहां पर मैं ये बोलता हूं कि आपको शुरू के 4 साल में रिक्रूटमेंट कर लेना है, जितना रिक्रूटमेंट कर सकते हो कर लो। सामने वाले ने हमको मौका दे दिया, लेजर ने लेसी को मौका दे दिया, आलसी को नहीं, लेसी को मौका दिया कि तू रिक्यूपमेंट कर ले। देखो अब 1,000 में रिक्यूप कर सकता हूं, तो 8,000 टोटल करना था, जिसमें से 1,000 रिक्यूप हो गया, जिसको हम कहेंगे रिकवरी। 1,000 शॉर्ट वर्किंग रिकवरी, शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी हो गई 1,000। अब बताओ कैरी फॉरवर्ड कितना करना पड़ेगा? सर 8,000 में से 1,000 रिकवरी हो गई तो 7,000 कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है। 4th ईयर में आते हैं, कितने का काम हुआ? 13,000 का काम हुआ। देना कितना था? 10,000। इसका मतलब एक्सेस वर्किंग हुआ 3,000 का। 7,000 में से 3,000 और रिकवरी हो गई, 7,000 में से 3,000 और रिकवरी हो गई, तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कितना बचा? 4,000। लेकिन मैंने कहा था कि 4 सालों के अंदर रिकवरी कर ही लेना। मान लेते हैं 5 साल में उसने 1,500 टन का काम किया, 15,000 बनता है और 10,000 मिनिमम है। भले ही एक्सेस वर्किंग किया है 5,000 का, लेकिन रिकवरी नहीं कर पाएगा भाई साहब, क्योंकि बोला गया था शुरू के 4 सालों में ही रिकवरी करनी है। अब जो 4,000 कैरी फॉरवर्ड करके तू ला रहा था ना, इसको अब राइट ऑफ कर दो। क्या कर दो? राइट ऑफ, पीएल में ले जाओ। अब आप रिकवरी नहीं कर पाओगे, लेसी अब इसकी रिकवरी नहीं कर पाएगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट इज द बेनिफिट ऑफ द लेजर, बट दिस इज द डायरेक्टली लॉस टू द लेसी। इज इट क्लियर? ये लेसी को लॉस हो जाएगा क्योंकि वो रिकवरी नहीं कर पाया। अच्छा, तो यहां कुछ नहीं बचा। अब हर साल का आते हैं, फिर से देखते हैं ऊपर से कि एक्चुअल में पेमेंट कितना करना पड़ा हमें, लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना करना पड़ा। यहां मैं लिख देता हूं पेमेंट टू लैंडलॉर्ड।
हमने 5,000 का काम किया, 10,000 का रेंट फिक्स है, दे दो 10,000। 10,000 तो मिनिमम आपको देना है ना भाई साहब, 10,000 रुपए दे दो पहले साल लैंडलॉर्ड को। दूसरे साल 7,000 का काम किया, 10,000 कम से कम देना ही देना है, तो भैया गलती की हो तो 10,000 दो, काहे कम काम किए। तीसरे साल 11,000 का काम किया, 10,000 देना ही देना है, तो 11,000 का काम किया तो 11,000 देना पड़ेगा, लेकिन मुझे राइट मिला था 11,000 में से मैं शॉर्ट वर्किंग को रिकवरी कर सकूं, तो मैंने 1,000 की रिकवरी कर ली, यानी फिर से मुझे केवल 10,000 रुपए का ही पेमेंट करना पड़ेगा। फोर्थ ईयर में मुझे 13,000 देना था और कम से कम 10,000 तो लेगा ही लेगा, तो मैं 13,000 दूंगा, लेकिन ना 13,000 में से 3,000 की मुझे रिकवरी करने की चांस मिल गई। अब मैं कितना पेमेंट करूंगा, 10,000। और लास्ट ईयर में देखो तो 15,000 मुझे पेमेंट करना था, 10,000 तो कम से कम मिनिमम रेंट है ही है, कोई रिकवरी नहीं हुई क्योंकि मेरा ऑप्शन खत्म हो गया, तो मजबूरन मुझे 15,000 का लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब आते हैं रॉयल्टीज के लिए एक्सपेंसेस है। ये चार्ट समझ में आ गया? जब आप आगे बढ़ेंगे मतलब नेक्स्ट सेशन में आएंगे, तो आप इसकी जर्नल एंट्रीज भी करेंगे लेजर की बुक्स में, लेसी की बुक्स में, तो उस समय बड़ा मजा आएगा। रॉयल्टी जो होता है इसके लिए एक्सपेंसेस है। अब रॉयल्टी एक्सपेंसेस है, या तो आप ट्रेडिंग में ले जाओ, या पीएल में ले जाओ, या फिर एज अ सेलिंग एक्सपेंसेस वही पीएल में ले जाओ, ठीक है ना, छोड़ देते हैं, या तो ट्रेडिंग में ले जाओ, या पीएल में ले जाओ, या मैन्युफैक्चरिंग में। अगर ये डायरेक्ट आउटपुट से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में आप ले जा सकते हैं, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप ले जा सकते हैं। डायरेक्ट आउटपुट से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग में, परचेस सेल से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में, अदरवाइज सेल से रिलेटेड है तो पीएल में आप ट्रांसफर करेंगे। ये होता है रॉयल्टी का नेचर। होता तो रेवेन्यू नेचर का ही है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, प्रोडक्ट परचेज और सेल से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में परचेज से रिलेटेड है, यानी कि जितना आप आउटपुट करेंगे टन्स निकालेंगे, अदरवाइज ट्रेडिंग कंसर्न में, अदरवाइज ये सेल से रिलेटेड है, इतना सेल करने पर इतनी रॉयल्टी, तो आपको वहां पर सेलिंग उसको ऐसा पीएल में ले जाना पड़ेगा। चलो भाई, नॉर्मली इसको पीएल में ले जाते हैं, लेकिन कई जगहों पर जब वो आउटपुट से रिलेटेड हो जाता है तो हम इसको नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में ही ले जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग का अभी तक कोई हम लोगों ने करना नहीं है, तो हम लोग को केवल दो चीजें याद रखनी है, या तो ट्रेडिंग या तो पीएल। सर जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? हम आपको केवल एक हल्का सा आज हिंट दे रहे हैं, क्योंकि मुझे जर्नल एंट्री आज नहीं समझानी। नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो उस समय तो जर्नल एंट्री करेंगे ही करेंगे। लेसी की बुक्स में हम लोग देखेंगे, किसकी बुक्स में? केवल पहले साल की एंट्री देखते हैं। लेसी कहेगा कि मुझे रॉयल्टी देनी है, कितनी देनी है? 5,000, लेकिन पेमेंट करना है लैंडलॉर्ड को कितना? आई दादा, काम किया 5,000 और लैंडलॉर्ड को देंगे हम 10,000। ये 5,000 ज्यादा क्यों दिया? क्योंकि मैंने शॉर्ट वर्किंग की, तो मैंने इसको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में डेबिट कर दिया फिलहाल, अपने समझने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि सामने वाले का राइट तो केवल 5,000 का था रॉयल्टी के नाम से, 5,000 वो मेरी गलती हो गई कि मैंने शॉर्ट वर्क किया। अच्छा, लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दो टू बैंक, कितना? 10,000। 10,000 ही करना है, 10,000 कर दिया। देखो ना, लैंडलॉर्ड को 10,000 देना था, 10,000 दे दिया, रॉयल्टी के नाम से 5,000 था, लेकिन गया 10,000, तो 5,000 शॉर्ट वर्किंग में आ गया। और साल के अंत में रॉयल्टी को ट्रेडिंग या पीएल में आप ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। ये इसकी बेसिक जर्नल एंट्री है, जो आपको आज केवल इतना ही समझना था कि रॉयल्टी अकाउंट होता क्यों है, प्रिपेयर क्यों किया जाता है, बात खत्म। बाकी तो जर्नल एंट्रीज हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ही देखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई टेंशन? नेक्स्ट सेशन में न्यूमेरिकल के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, और याद रखेंगे कि जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग सीए और सीएम में दोनों के स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस टच करेंगे। उम्मीद है सीए फाउंडेशन में टोटल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और सीएम में इंटर की स्टडी मटेरियल में भी 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन टोटलिटी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।